हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन आज आपका स्वागत करता हूं बीएचयू पाठशाला के एक शानदार सेशन में। और आज हम शुरू करने वाले हैं जो आपका मिशन 2020 है, जो एग्ज़ाम अगस्त लगभग अगस्त 15 से 30 अगस्त के बीच में होने वाला है, या तो होने के चांसेस ज़्यादा हैं उसी टाइम में। तो आज हमारा एक जो सेशन है ये पॉलिटी सेशन है, आप देख सकते हैं। और मेरा जो टॉपिक है आज का वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे है। तो पहले हम इसके बारे में जानेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन, ये है क्या। तो जैसे कि अब जो इसका शाब्दिक अर्थ है, संविधान संशोधन मतलब संविधान में संशोधन करना, और संशोधन का मतलब होता है उसमें तब्दीली करना। समय समय पर संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में संशोधन होते रहे हैं, और वो संशोधन हमारे एक तरह से समाज के लिए सकारात्मक होते हैं और जिनका किया जाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब संविधान सभा गठित हुई थी और जब संविधान बना था तो उस टाइम की स्थितियां परिस्थितियां अलग थी आज के टाइम से। आज अगर हमें 70 साल 72 साल 75 साल हो गया आज़ादी को, तो हमारी वो सिचुएशन सारी चेंज हो गई है। तो हमें समय समय पर अमेंडमेंट करके उसमें तब्दीली लानी पड़ती है, और हमें उसमें अमेंडमेंट की प्रक्रिया है एक, और इसके बारे में आज हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और जिसमें आज मैं स्टार्ट करता हूं कि जैसे जो ये प्रक्रिया है संविधान संशोधन की, ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में अधिकतर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो किसी न किसी संविधान से ली गई हैं। क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो सबसे लास्ट में आज़ाद होता है, और उस टाइम वर्ल्ड में ऐसे ढेर सारे नेशन होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड पॉलिसी और कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड गवर्नमेंट चला रहे होते हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये यूएसए से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज है वो यूएसएसआर से लिया गया है, इसको रशिया आप कह सकते हैं, रूस से लिया गया है। तो इसी तरीके से जो संविधान प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और ये हमारे संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में है। आप इसको याद रखेंगे, जो 368 है, आज हमारी बात इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है, और इसी के अंतर्गत हम बताएंगे कि ये प्रक्रिया क्या है और इसमें कैसे संविधान संशोधन होता है, कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य संविधान संशोधन कौन कौन से हैं, प्लस जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट रेलिवेंट है। बात करेंगे अमेंडमेंट की शुरुआत से, क्योंकि किसी भी चीज की एक शुरुआत होती है और एक अंत होता है। तो इसकी शुरुआत संसद से शुरू होता है, राष्ट्रपति तक जाके खत्म होता है। कैसे होता है आइए जानते हैं। आपको पता है पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस। तो ये जो बिल है, पहले हमें किसी भी अमेंडमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए बिल लाना पड़ता है, और बिल हम किसी भी हाउस में ला सकते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। इसके बाद इन दोनों किसी भी हाउस में पारित होने के बाद, मेजॉरिटी के बाद, फिर ये जाता है, अगर सपोज दैट मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अगर लोकसभा में पारित होता है, अगर लोकसभा में मेजॉरिटी मिल जाती है, सहमति मिल जाती है, तो राज्यसभा के पास जाता है। राज्यसभा के बाद ये सीधे राष्ट्रपति के पास जाता है, और फाइनली जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाएगा तभी उसको माना जाएगा संविधान संशोधन। इसके लिए प्रक्रिया राज्यसभा से भी स्टार्ट हो सकती है, चाहे लोकसभा से भी स्टार्ट हो सकती है, ये क्लियर आप रखना। अब मैं इसके एग्जांपल बताता हूं कि लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तक ये चीजें कैसे पहुंचती हैं। पहले आप उसको ये जानिएगा। और इसमें आप एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सीए के टाइप है वो मेनली 2 टाइप्स हैं, जिसको हम कहते हैं साधारण बहुमत, और एक जो सेकंड है वो है आपका विशेष बहुमत। सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी क्या है? जिसमें 50% + 1 की सहमति बने संसदों की, संसद सदस्यों की। और इसमें इसके लिए फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे इसका जो साधारण बहुमत है, इसका एक एग्जांपल है आर्टिकल 1 में अगर अमेंडमेंट करना है, सपोज दैट
कल को नेपाल का है कि भाई मुझसे गवर्नमेंट संभल नहीं रही है, आप मुझे अपने मतलब इंडिया कंट्रीज में हमें जोड़ लो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी का यूज करेंगे हम, और 50+1 लोग अगर सांसद कर देते हैं, कंसेंट दे देते हैं, सहमति, तो नेपाल हमारा हिस्सा बन जाएगा। सेकेंड आता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का जो मेनली मीनिंग होता है 2/3। 2/3 जब बहुमत हमें मिलेगा, 2/3 जब बहुमत हमें किसी भी, चाहे वो लोअर हाउस में हो या अपर हाउस में हो, जब हमें 2/3 मिलेगा तब ये जाके बनता है विशेष बहुमत। ये अप्लाई कहाँ होता है इसको आप जानिएगा। जैसे अगर हमें राष्ट्रपति के, चीफ जस्टिस के, हाई कोर्ट जस्टिस का अगर हमें सैलरी बढ़ानी है, अगर किसी का कार्यकाल बढ़ाना है, यूनिवर्सिटी में सपोज दैट वीसी होता है, अगर वीसी का कार्यकाल बढ़ाना है, रिटायरमेंट डेट कम ज्यादा करनी है, तो जो ये सारे मुद्दे हैं, इसके लिए हमें विशेष बहुमत का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एक आता है, जो इसका सब डिवीजन है, वो आता है जो विशेष बहुमत के साथ आता है स्टेट का कंसर्न। हमें राज्य से सहमति भी लेनी पड़ती है। इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे जीएसटी, आप याद रखेंगे इसकी डेट 1 जुलाई 2017। जीएसटी के लिए क्या किया जाता है कि पहले विशेष बहुमत लाया जाता है, विशेष बहुमत से जब पारित हो जाता है तो ये राज्यों के पास भेजा जाता है हमारे देश के। फिर जब राज्य 50% राज्य जब इस पे सहमति अपना दर्ज करते हैं कि ठीक है ये सही है और हम इस पे सहमति जताते हैं, तब ये जाके ये अमेंडमेंट होता है। इसमें जीएसटी आता है। सेकंड जो आपको याद होना चाहिए वो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आप इसको जानिएगा। ये सारा नोट है, आप देख सकते हैं। और ये पहले आप जान लीजिए कि जो 368 कहाँ से लिया गया है। ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। हमारी संविधान सभा को ये बहुत पसंद आया कि जो उनकी प्रक्रिया है, और संविधान सभा ने जब इसको प्रपोज किया और ये आगे चल के पारित हो गया कि चलिए ठीक है यही लिया जाएगा, तब से हम ये सारी चीजें हैं वो 368 के अंडर ही होती है। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट से, क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब पहली बार संविधान में संशोधन हुआ तो लोग काफी इसके बारे में, ये क्वेश्चन रेलिवेंट है, काफी रेलिवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो फर्स्ट और लास्ट चीजें होती है या रिसेंटली हो, जिसको हम जीके जीएस कहते हैं, या जो फर्स्ट होती है वो काफी एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं वैसे क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 से। तो ये जो लैंड रिफॉर्म है, भूमि सुधार अधिनियम, ये मैं साथ ही साथ आपको जो इम्पोर्टेंट उस टाइम जो पीएम रहे हैं उनकी भी बात करते चलूंगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है। जैसे जो 62 अमेंडमेंट है उसमें आता है कि वो अमेंडमेंट किसकी सरकार ने किया और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो अगर आप ये जानते रहेंगे तो आपको एक इंटरेस्ट बना रहेगा और आप उसके साथ साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स पता चलते जाएंगे जिससे आप जोड़ सकते हैं कि अच्छा उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस टाइम कौन सी गवर्नमेंट थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारा डिटेल में हम पढ़ेंगे, आप बने रहिए। तो हम आते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे। लैंड रिफॉर्म हुआ, पीएम नेहरू, उस टाइम पीएम नेहरू जी थे, आप इसको याद रखिएगा। और ये भूमि सुधार अधिनियम था। सेकेंड जो एक्चुअली ये 1 से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फर्स्ट से लेकर जो अभी जो प्रेजेंट में 104 104 तक पहुंच चुका है ये। तो उसमें हम उन्हीं अमेंडमेंट्स की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा, आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, उन्हीं की हम बात करेंगे। तो हम 12वें पे आते हैं। तो 12वां जो संविधान संशोधन है वो 1962 में किया गया था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम। होता क्या है कि हमारे 3 जो आज यूनियन टेरिटरी के रूप में आप जानते हैं, गोवा, दमन, दीव, ये इनको जोड़ा गया। ये पहले गोवा जो था ये पुर्तगालियों का इस पे कब्जा था। ये 1961 में आजाद होता है। और इसमें आपके पॉइंट से, आपके टॉपिक से थोड़ा सा आगे बता देता हूं कि जो पुर्तगाली थे वो हमारे भारत में सबसे पहले आते हैं। आप वास्को डी गामा का नाम जानते होंगे। और सबसे लास्ट में जाते हैं। और लास्ट में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो गोवा पे ही पहली बार उतरे होते हैं और गोवा को ही वो अपना स्टेट मानते हैं। और जो पुर्तगाल है वो ब्राजील कंट्रीज है और उसके अगल बगल की है।
अब इसके बाद जो तो गोवा पे हमने विजय पाई और उस पर वहाँ पुर्तगालियों को भगाया जाता है। अब इसके बारे में हम किसी और वीडियोस में काफी डिटेल में बताएंगे। अब BHU पाठशाला में बने रहिएगा, आपको अच्छे अच्छे फैक्ट्स मिलते जाएंगे। तो अब गोवा और दमन दीव को दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। ये कौन से अमेंडमेंट से होता है? 12th अमेंडमेंट से। ये आप इसको नोट कर लीजिए, 1962 में होता है। अब एक 1962 से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो इसी टाइम हमारा जो इंडिया और चाइना का जो वार होता है वो इसी टाइम में होता है, 1962 में। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और जो 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये 1963 में होता है। इसमें होता क्या है, बेसिकली जो हाई कोर्ट जस्टिस होते हैं तो उनकी जो रिटायरमेंट डेट होती है, रिटायरमेंट ईयर कह लीजिए उसको, वो 60 से 62 किया जाता है। पहले 60 होता है, फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को लगता है कि 60 पे बहुत पहले रिटायरमेंट दे दिया जा रहा है, गलत है, इसलिए इसमें किया क्या जाता है 15वें संविधान संशोधन में 60 से 62 बढ़ा के 62 कर दिया जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये काफी रेलिवेंट है। अगर आप BA LLB का एग्जाम देना चाहते हैं और देने वाले हैं तो उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आर्ट सोशल के लिए सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से कवर करिएगा। हम नेक्स्ट आते हैं 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1973। ये अमेंडमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार लोकसभा सीटें बढ़ाई गई थी और जो कि 525 से 545 की गई थी। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1976 है। ये काफी बेहतरीन है, इस पे आप इसको स्टार भी बना लीजिएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसा संविधान संशोधन रहा है भारतीय इतिहास में जो अब तक का एक मिसाल बना कि इतने अमेंडमेंट्स भी किए जा सकते हैं। और ये शो करता है कि संसद में इतनी पावर है और गवर्नमेंट की इतनी पावर है कि वो इतने अमेंडमेंट्स कर सकती है अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट हो तो। जैसे ये 1976 में होता है, ये लिखा है, आप नोट करिएगा इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहने का अर्थ है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो जाता है यहाँ पे जब इसमें 52 अमेंडमेंट किए जाते हैं। लगभग संविधान के 395 में से 52 आर्टिकल्स में किसी में थोड़े बहुत, किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी को हटाया गया, किसी को बढ़ाया गया, ये सारी चीजें मिला के टोटल इतने अमेंडमेंट्स होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि जो हमारा प्रीएम्बल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, उसमें अमेंडमेंट 3 वर्ड्स होते हैं। अमेंडमेंट्स नहीं कह सकते, उसमें ऐड होते हैं। वो ऐड कौन कौन से वर्ड होते हैं? सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, इंटेग्रिटी, अखंडता। आप इसको नोट करेंगे, ये फर्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड जोड़े जाते हैं प्रीएम्बल्स में। आप एक बार प्रीएम्बल उठा के देखिएगा, नेट पर सर्च करिएगा प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअली एक पूरा स्टेटमेंट है और उसी का ये पार्ट है, उसमें जोड़ा गया। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट और आता है टॉपिक इस अमेंडमेंट में। वैसे आपको पता चल गया कि टोटल कितने अमेंडमेंट्स है, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट आता है कि जो पहली बार जो लोकसभा और विधानसभा का जो टेन्योर होता है, हमको पता है 5 साल का होता है। PM हो, CM हो, विधानसभा 5 साल पे रिजॉल्व दोबारा चुनाव होता है। इंदिरा गांधी क्या करती हैं कि उस टाइम उन्होंने अपनी ऐसे पावर का यूज किया जैसे वो एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में कहलाएं। उन्होंने पहली बार इसके साथ छेड़छाड़ की और उन्होंने क्या किया कि 5 साल से जो चीज 5 साल पे होती थी, दोबारा चुनाव होते थे, दोबारा इलेक्टेड जो इलेक्शन होता था, उन सबको चेंज करके उन्होंने क्या किया, पहली बार 6 साल किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं था, न ही किसी ने इसके बारे में सोचा था। तो आप इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट जो आता है वो पार्ट 4 आता है, 4A। अब पहले आप पार्ट के बारे में आप BHU पाठशाला की और प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पार्ट कितने हैं और इनको याद करने का ट्रिक भी आपको मिल जाएगा, या बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता रहूंगा। जो पार्ट 4A है ये बेसिकली 1976 में ही ये फंडामेंटल ड्यूटी नाम से ऐड किया गया, जिसको हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ये
4A में इंक्लूड किया गया। इसमें था क्या बेसिकली, ये लिया कहाँ से गया था इसके बारे में भी आप जानिए, इसका बैकग्राउंड। उस टाइम हमारे इंडिया के रशिया के साथ काफी अच्छे संबंध थे। उस टाइम रशिया जो है यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। और हुआ क्या, और उनसे और हमारी पीएम इंदिरा गांधी से काफी अच्छे संबंध रहे हैं। उस टाइम के जो यूएसएसआर के हेड रहा करते थे, तो उस टाइम हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो थी वो कम्युनिज्म, सोशलिस्ट जो वर्ड था उस टाइम पीक लेवल पे था। आप समझ सकते हैं कि जैसे आज हम उन चीजों पे कभी कभी कॉन्ट्रडिक्शन होता है इन दोनों थ्योरीज पे, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। इसके बारे में भी अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में काफी डिटेल में बता दूंगा। वैसे ये आपके कोर्स में नहीं आने वाला, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बना सकता हूँ किसी और वीडियो को। तो इसमें क्या करती है ये कि ये फंडामेंटल राइट जो था ये रशिया से लिया गया था और इनको जोड़ना था। तो ये जोड़ने का मतलब था कि जरूर किसी न किसी का जो आर्टिकल है उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि जो पहले ऑलरेडी 4 था, आपको पता होगा कि 4 जो था, आर्टिकल 4 जो है वो डीपीएसपी की बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसमें इन्होंने 4A ऐड करके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। मौलिक कर्तव्यों की संख्या आप जान लीजिएगा, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी उस समय, और ये संवर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है। आप इसको मैं आपके जो पीडीएफ होगा उसमें मैं ऐड करा दूंगा, ये नाम मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ। और इसमें 51A है, जो आपको पता होगा कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो 36 to 51 है। तो जो 51 है, 51A में करके उन 10 चीजों को जोड़ा गया है। आप उनको बारी बारी देख लीजिएगा और मैं पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो ये 39A, 43A, 48A है, इसको आप एक बार देखेंगे, आप सर्च करेंगे इन सब के बारे में। ये बेसिकली जो नीति निर्देशक तत्व है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें अमेंडमेंट किया गया था। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो जहां ए वर्ड जुड़ेगा, कैपिटल ए मीन्स होता है कि जब नई चीजें जुड़ती हैं तो उसको कैपिटल ए में हम दर्शाते हैं, कैपिटल ए लिखकर। अमेंडमेंट जैसे 4 था तो 4 को 4A लिख दिए क्योंकि ये नया था। अगर ये पुराना होता और उसमें तब्दीली होती या संविधान लिखने के समय जोड़ा गया होता तो यहाँ पे स्मॉल a रहता। इसको आप काफी ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि ये आपको पहले कहीं नहीं देखने को मिला होगा। आप इसको वॉच करिएगा। तो जो कैपिटल ए और स्मॉल ए में यहाँ डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली। तो यहाँ पे ये बात करते हैं, तो इसमें जो ये 48A है ये काफी इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो इन्वायरमेंट से और जो हमारे आज हम कहते हैं कि ये मौलिक कर्तव्य है कि हम प्राकृतिक संरक्षण, पेड़ पौधों की देखभाल करना, तो वो इसी में आता है। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप इसको प्लीज एक बार इसको देखिएगा, सर्च करिएगा 48A को। नेक्स्ट जो आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44 आता है, और ये 1978 में आता है। बेसिकली इसके पीछे बैकग्राउंड जान जाइए कि जब इमरजेंसी होती है, आप इमरजेंसी के बारे में भी अगर आपको नया वर्ड लग रहा होगा तो इसको अभी आप वॉच करिएगा और इसको किसी नेक्स्ट सेशन में हम आपको डिटेल में बताएंगे। इमरजेंसी जैसे ही खत्म होती है तो कांग्रेस की सरकार गिर जाती है, और कांग्रेस की सरकार गिरते ही पहली बार भारतीय इतिहास में गैर कांग्रेसी केंद्रीय सरकार बनती है। ये जनता दल जो है, इसके जो पीएम होते हैं, ये 1978 में है, इसके जो पीएम होते हैं वो मोरारजी देसाई होते हैं। और मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी होते हैं, तो एक ऑब्वियस सी बात है, वो क्या करते हैं कि जो इनके कुछ अमेंडमेंट हैं उनपे इस पार्टी का बड़ा कड़ा विरोध रहता है कि मतलब ऐसे अमेंडमेंट नहीं किए जाने चाहिए थे, सरकार ने अपने फायदे के लिए किया है या पिछली सरकार ने अपने फायदे के लिए किया है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो लाते हैं 44th संविधान संशोधन 1978 में। ये संविधान संशोधन लाने का बेसिकली यही इनका मकसद रहा कि जो चीजें जरूरत से ज्यादा अमेंडमेंट किया गया था 42 में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें तब्दीली की जाए। तो उसमें सबसे बड़ी जो तब्दीली होती है, ये जो मैंने आपको पहले 42 में बताया कि जो विधानसभा का जो टेन्योर था उसको 5 से 6 किया गया। तो ये आते ही क्या करते हैं, उसको 6 से 5 करते हैं, जो आज तक चला है। ये आप इसको नोटिस करिएगा और इसको भी आप स्टार बना लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें इन्होंने क्या किया कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, जो फंडामेंटल राइट था,
राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा के ये इसको एक विधिक अधिकार देते हैं। 300 का हिंदी में 300 का कहेंगे। इसके तहत ये एक विधिक अधिकार हो गया है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, उस पर वो फंडामेंटल राइट अब नहीं रह गया। और इसके बाद हम देखेंगे जो वैसे इसमें आप अगर इसको डिटेल से जानना चाहें तो आप इसको सर्च करिएगा, जनता दल मोरारजी देसाई की सरकार में और क्या क्या अमेंडमेंट होते हैं। बाकी जितना हम लिखे हैं आपके लिए और जितनी चीजें यही इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा में भी एक आध 2 पॉइंट छूटेगा तो वो हम पीडीएफ में कवर करा देंगे, आप इसकी चिंता ना करें, आपको सारा कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं कि कहीं कोई ऐसा पॉइंट छूट जाएगा जो आपके एग्जाम में आए और आप पढ़े ना हो। तो उसके बारे में आप चिंता मत करिएगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट पे आते हैं, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये उस टाइम तक जो राजीव गांधी की सरकार आ गई रहती है, तो इन्होंने एक जो काफी अच्छा अमेंडमेंट था एंटी डिफेक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दल बदल कानून। होता क्या था कि इससे पहले तक कोई पार्टी, जैसे आज भी आप देख रहे होंगे, फॉर एग्जांपल एमपी गवर्नमेंट में देखिएगा कि पहले कांग्रेस गवर्नमेंट रहती है, उसके सांसद उसके विधायक खरीद लिए जाते हैं, फिर वो गवर्नमेंट गिर जाती है, फिर बीजेपी आके सरकार बना लेती है। तो ऐसा भारतीय राजनीति में ये ऐसा धब्बा हमेशा से आता रहा है, और ये इसलिए आता रहा है क्योंकि कुछ लोग पैसे पे पार्टी बदल लेते थे। तो इसके लिए इन्होंने लॉ लाया राजीव गांधी जी ने, और ये 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाम से जाना गया है। इसमें इन्होंने 10वीं अनुसूची में जोड़ा कि जो दल बदल कानून है, उन्होंने दल बदल पे नियम बनाया, उसको थोड़ा कठोर बनाया कि किन किन वजहों में ही दल बदला जा सकता है, आप पार्टी छोड़ सकते हैं। तो उसके बारे में है, ये 10th शेड्यूल में इसको जोड़ा गया था। एंटी डिफेक्शन, इसको एंटी डिफेक्शन एक्ट कहा जाता है, और इसको आप देख लीजिएगा। ये 52 बहुत काफी इम्पोर्टेंट है। और हम अब इसके आगे आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम बढ़ते हैं और शानदार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की तरफ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रेलिवेंट है। ये इम्पोर्टेंट लिस्ट आपके सामने है। इसमें से ये 3rd, इसको भी आपको स्टार बनाना पड़ेगा क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट रहा है और कई बार क्वेश्चन आता रहा है बीच में एंट्रेंस एग्जाम में। ये 61वां जो संविधान संशोधन है 1989 में होता है, राजीव गांधी की सरकार में होता है। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रधानमंत्री के नाम याद रखिएगा, क्योंकि उनको आज भी उसी चीज के लिए जाना जाता है कि उनकी गवर्नमेंट ने ऐसे अच्छे रिफॉर्म्स लाए जो सोसाइटी पे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, और लोगों के अंदर वो चीजें आई जो शायद, अगर आप जैसे मैं आगे बताता हूँ, जैसे राजीव गांधी की सरकार में आर्टिकल 326 में अमेंडमेंट किया जाता है। अमेंडमेंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा संविधान बना तो उस टाइम जो वोट देने की जो एज थी, वो मिनिमम एज 21 पे फिक्स की गई थी। तो समय के साथ साथ ये देखा गया कि आज भी हम कहते हैं कि हमारा इंडिया जो यूथ है, यंग लोगों का मैक्सिमम 35 to 40% लोग यंग हैं। तो उसमें क्या हुआ कि हमें एज घटाने की जरूरत आई, हमें लगा कि हमें एज घटाना पड़ेगा। तो 326 में अमेंडमेंट करके 21 वर्ष से 18 वर्ष आयु की जाती है, और ये आज तक है। आज भी हम वोट देने का जो अधिकार है, मेरी एज 18 होनी चाहिए तो मैं वोट दे सकता हूँ। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 73 और 74, ये जुड़वा है एक तरह से, मतलब इनमें ऐसा कोई अंतर आप न समझिएगा, ये जुड़वा है। जुड़वा कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट इसको पास करती है, और इसका सारा श्रेय जो है वो पीवी नरसिम्हा राव जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उसको जाता है क्या? इसमें पहला है पंचायती राज 73। ये दोनों एक ही समय में होते हैं, इसलिए मैं जुड़वा कह रहा हूँ, एक ही साथ होते हैं, अलग अलग मुद्दे पे होते हैं। ये जो 73rd है ये 92 में होता है, वो 74, ये भी दोनों 92 में। इसको पंचायती राज, वो म्यूनिसिपालिटी। पंचायती राज बेसिकली जो है कि एक स्थानीय स्वशासन का एक कंसेप्ट है जो गांव पे लागू होता है, जो रूरल एरिया पे लागू होता है। म्यूनिसिपालिटी है वो अर्बन एरिया पे अप्लाई होता है। और इसके बारे में मैं डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल में, ये लगभग एक लेक्चर, एक वीडियो का पूरा टॉपिक ही है, मैं उसको और अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल आप इसको नोट करेंगे। जो इसको जोड़ा गया शेड्यूल में जोड़ा गया था, इसमें 29 सब्जेक्ट हैं। ये 243 to 243O तक इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उसको जोड़े गए हैं।
और जो इसी तरह म्यूनसिपालिटी वाले में जो है इसको 9A में जोड़ा गया है, इसको 12th शेड्यूल में, इसमें टोटल 18 सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है कि जैसे किन किन विषयों पर इनको पावर है कि ये काम कर सकते हैं गवर्नमेंट के कंसेंट से। और इसको जो म्यूनसिपालिटी आप याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके तीनों जो पॉइंट हैं लगभग, ये जो मैंने पूरा ओवरऑल लिखा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये 243 O तक है, ये 243 P2 ये ZG तक है, मतलब कि Z के बाद फिर उसको ZA, ZB, ZC करके ZG तक किया गया है। तो टोटल 18 सब्जेक्ट है, ये याद रहेगा आपको। नेक्स्ट आते हैं 86वें संविधान संशोधन पे। ये काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है। जैसे आज हमें यही बात करता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। और ये क्लास 8 तक माना जाता है इसको कि क्लास 1 से क्लास 8 तक फ्री एजुकेशन होगी। इसको आर्टिकल 21A में जोड़ा गया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले जो था इसमें स्वतंत्रता थी, जीवन जीने की स्वतंत्रता था आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया। इसका श्रेय जाता है अटल बिहारी वाजपेयी को, क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री बने तो उनका जो मोटिव था हमारे जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाना और अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करना। इसीलिए ये जो कंसेप्ट लाते हैं राइट टू एजुकेशन का और राइट टू एजुकेशन का अमेंडमेंट लाते हैं, इसकी बाकी वर्ल्ड में भी बहुत तारीफ होती है। 86वें संशोधन 2002 में, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, आप इससे काफी परिचित होंगे, स्टार्टिंग में भी मैंने इसका एक बार जिक्र किया था। तो ये 101वां संविधान संशोधन है, ये जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। जीएसटी का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। और इसके अमेंडमेंट के लिए मैं जो आप एक बार रिकॉल करेंगे, इसी के अमेंडमेंट के लिए मैंने बताया कि हमको स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट की सहमति, 50% स्टेट की सहमति की जरूरत पड़ती है। तो ये वही अमेंडमेंट है और ये सेकेंड टाइप जो है अमेंडमेंट का, उसमें ये यही आता है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं 102, जो 102वां है वो NBC मतलब हो जाएगा नेशनल बैकवर्ड कमीशन। नेशनल बैकवर्ड कमीशन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है। इससे पहले वो संविधिक, जैसे आप जो बॉडी होती है, कोई भी कमीशन होता है तो 2 टाइप के होते हैं मेनली, एक संवैधानिक होता है, एक संविधिक होता है। मतलब एक को जो संसद मान्यता देता है और एक को जो संविधान मान्यता देता है। इन दोनों में डिफरेंस है और आप इन दोनों वर्ड पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है, 2018 में रिसेंटली प्राप्त हुआ है। तो जैसे कि अभी पिछले एग्जाम में 101 के बाद से कुछ क्वेश्चन आए थे, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से याद करिएगा। बेसिकली जो 101, 102, 103, 104 है उसके बारे में आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब आते हैं 103 पे। 103वां जो संविधान संशोधन है, ये EWS के नाम से जाना जाता है, आप सभी लोग परिचित होंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर BHU आर्ट्स में 2019 वाले पेपर में ये क्वेश्चन आया था। इसको आप ध्यान से, इसकी डेट पहले याद रखेंगे। ये 12 जनवरी 2019 को इसको लागू कर दिया जाता है। और इसमें आप देखेंगे कि जो इसमें फर्स्ट स्टेट है जिसने इसको अप्लाई किया अपने रिजर्वेशन, चाहे वो एजुकेशनल हो या जॉब से रिलेटेड हो, वो फर्स्ट स्टेट जो है गुजरात है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये में भी प्रीवियस ईयर इस पे क्वेश्चन आया था और इस ईयर इस पे आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट, ये है 104 जो संविधान संशोधन है। ये 25 जनवरी 2020 को हुआ, रिसेंटली हुआ, आप देख सकते हैं। इसमें हुआ क्या है, इसमें बेसिकली 2 अमेंडमेंट हुए हैं। वो अमेंडमेंट क्या है उसके बारे में बताता हूँ। जैसे जो संसद के लोकसभा में 2 सीटें एंग्लो इंडियंस की थी, उसको हटा दिया गया। उसको हटाने का काम इसी 104 संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। इसमें जो दूसरा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट है SC/ST का जो रिजर्वेशन है 15% लोकसभा की और राज्यों की विधानसभा में, जो लगभग लोकसभा में 80 से 82 सीटों पे आता है इनका आरक्षण, उसको 10 सालों के लिए एक्सटेंड किया गया। एक्चुअली ये 2020 में खत्म हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने इसको 10 सालों के लिए बढ़ाया। तो 10 सालों को बढ़ा के कब कर दिया, 2030 तक।
अब ये 2030 तक जितने भी चुनाव होंगे उनमें उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। जैसे होता है कि रिजर्व सीट होती है, सपोज दैट आप अपने संसदीय क्षेत्र में देखेंगे या विधानसभा क्षेत्र में देखेंगे तो वहाँ पे कुछ सीटें रिजर्व होती है, वहाँ पे जनरल कैंडिडेट नहीं उठ सकता है, ये वहाँ पे उस कास्ट का कैंडिडेट उठेगा। इसका जो निर्धारण होता है वो इलेक्शन कमीशन करती है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और इसको अमेंडमेंट करने के लिए आर्टिकल 334 में अमेंडमेंट किया जाता है कि इसको 10 सालों के लिए बढ़ाया जा रहा है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही आपको जितने भी आपके डाउट हैं आप कमेंट सेशन में लिखेंगे तो हम कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर करें। और अगर आपको पॉलिटी के ऐसे शानदार सेशन से जुड़ना है, आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बीएचयू पाठशाला के साथ जुड़े रहें। आपको नए नए फैक्ट्स के साथ, हम रटाने का काम नहीं करेंगे, रटाने का हमारा जो पर्पज है आपका बीएचयू में एडमिशन कराना, और वो भी हम एक स्टोरी के साथ। जो हमारा पॉलिटी सेशन है वो बोरिंग नहीं रहेगा आपके लिए, एक स्टोरी के साथ हम स्टार्ट करेंगे और उसकी एंड करेंगे। उसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिनको आप जान के आप क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, आप बुक्स उठा के भी देखेंगे वो ऐसा आया है। तो आप ये जो हमारा मिशन 30 डेज का है, इससे आप जुड़िए, ये बहुत आपके लिए बहुत बेस्ट है। और इस लॉकडाउन में आपको इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसका यूज करके किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं बीएचयू के, चाहे वो बीएचयू आर्ट, सोशल, एलएलबी, एलएलबी, जितने भी इतने एग्जाम है, लगभग कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन आते रहते हैं। तो थैंक यू फॉर ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब बीएचयू पाठशाला।